जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 11 के बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव जगत। चलिए देखते हैं। तो जीव विज्ञान कितने शब्द से बने हैं? पहला है बायो मतलब जीवन, उसके बाद लॉजी मतलब अध्ययन। तो जीवन में हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान शब्द किसने लिखा है? पहला है जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रिविरेनस ने लिखा है। तो जीव विज्ञान शब्द किसने लिखा है? तो लेमार्क और ट्रिविरेनस ने लिखा है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं। तो जीव विज्ञान के 2 शाखाएं होते हैं। पहला है जंतु विज्ञान, उसके बाद है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। तो अब दोनों शाखाओं को जनक हम लोग देखेंगे। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है। तो अब हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में ना जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। किसके अध्ययन किया जाता है? तो जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। यहाँ आप लोग जंतु कर लीजिएगा। जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में वनस्पति मतलब पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिसका डिफिनीशन होता है ना उसका अध्ययन हम लोग कर देते हैं ना, उसी का डिफिनीशन निकल जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। दोनों का डिफिनीशन एक ही है, सिर्फ जंतु में जंतु जीव जंतु कर लीजिएगा और वनस्पति में पेड़ पौधा कर लीजिएगा। जंतु में आ जाएगा सजीव, इसमें निर्जीव आ जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए अब देखेंगे सजीवों के गुण। पहला है वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा है उपचारिक क्रिया, चौथा है संवेदनशीलता या अनुसलता, पंचमा है कोशिका। तो हम लोग पहला वृद्धि देखेंगे। तो वृद्धि जैसे ग्रोथ, वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। तो वृद्धि मतलब चेंजिंग। तो पहले जो लंबाई में वृद्धि करती है, पहले इतना था फिर इतना हो गया। जो लंबाई में वृद्धि करती है लंबाई में वृद्धि होगा, फिर मोटाई में वृद्धि होगा,
संख्या में वृद्धि होगा उसे वृद्धि कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलिए। तो पहला है वृद्धि, उसके बाद है जनन, तीसरा है उपचाय क्रिया, चौथा है संवेदनशीलता या अनुसलता, पंचमा है कोशिका। तो मनुष्य में वृद्धि देखेंगे। मनुष्य में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। मनुष्य में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। मनुष्य में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। उसके बाद है पौधे में वृद्धि। तो पौधे में वृद्धि उसके जीवनों तक होती है। जब तक पौधा रहते हैं तब तक उसमें वृद्धि होते ही रहते हैं। चेंजिंग कुछ न कुछ होते रहते हैं। तो पौधों में वृद्धि उसके जीवनों तक होती है। चलिए, उसके बाद हम लोग जनन देखेंगे। तो जनन तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जीव जिस प्रक्रम अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। तो संख्या में वृद्धि मतलब एक या एक से अधिक। तो जीव जिस प्रक्रम अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। या जीव अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहते हैं। जीव अपने जैसा ही जीव को प्राप्त करते हैं। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन है, जीव अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक जनन, एक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, अब दोनों के डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो पहला देखेंगे लैंगिक जनन। तो जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो 2 लिंग, या तो इसमें स्त्री होगा या पुरुष होगा। तो जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दोनों भाग लेंगे, नर और मादा। तो नर मतलब लड़का और मादा मतलब लड़की। तो जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि। इसमें ना इस लैंगिक जनन में दोनों लिंग भाग लेंगे। इस लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेंगे। इस नर मतलब लड़का और मादा मतलब लड़की। तो इसमें दोनों भाग लेंगे तब अपने जैसे संतान को प्राप्त करेंगे। जैसे मनुष्य को प्राप्त करते हैं और जानवर को, पक्षी को आदि। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं और अपने जैसे संतान को प्राप्त करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें ना एक ही जीव भाग लेंगे, तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं और अपने जैसे संतान प्राप्त करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक ही को भाग लेंगे, या तो नर होंगे या तो मादा होंगे, दोनों इसमें नहीं होंगे। तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं और अपने जैसे संतान को प्राप्त करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें नर होंगे या मादा मतलब लड़के होंगे या तो लड़की, कोई एक ही होंगे इसमें, उसी को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं और अपने जैसे संतान को प्राप्त करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते। इसमें एक ही जीव भाग लेंगे लेकिन अपने ही जैसे संतान को प्राप्त करते हैं। जैसे में अमीबा, शैवाल, प्रामिसियम। अमीबा एक लिंगी जीव है, एक लैंगिक है
अमीबा में एक लैंगिक होते, अमीबा में एक लैंगिक, अलैंगिक जनन होते हैं, शैवाल आदि। तो नर युग्मक की गुणसूत्र की मात्रा 23, मादा युग्मक की गुणसूत्र की मात्रा 23। अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46। टोटल मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं दोनों को जोड़ने के बाद। ऐसे एक नर में 23 होते हैं और मादा में 23 होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो 46 हो जाते हैं। नर नर युग्मक बनाते हैं और मादा मादा युग्मक बनाते हैं। तो नर में 23 होते हैं और मादा में 23 होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो दोनों जुट के 46 बना देते हैं। तो नर युग्मक की गुणसूत्र की मात्रा 23, मादा युग्मक की गुणसूत्र की मात्रा 23 और मनुष्य में गुणसूत्र की मात्रा 46, दोनों आपस में जुटेगा तो 46 हो जाएगा। तो कवक हम लोग देखेंगे, बैक्टीरिया। तो कवक में अलैंगिक जनन मुकुलन तथा विखंडन के माध्यम से होता है। कवक अलैंगिक जनन है। कवक में कौन सा जनन होते हैं, कवक में कौन सा जनन होते हैं? तो कवक एक अलैंगिक जनन है जो मुकुलन तथा विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, तो कवक में अलैंगिक जनन मुकुलन तथा विखंडन के माध्यम से होता है। इसमें कवक में ना मुकुलन और विखंडन के माध्यम में होता है। तो कवक अलैंगिक जनन है, मुकुलन तथा विखंडन के माध्यम से होते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्लेनेरिया। तो ये एक जीव चिपटा क्रीम होते हैं जो टूटने के बाद भी अपना पूर्ण भाग बना लेते हैं। ये कैसा होगा? तो चिपटा हुआ रहेगा किसी चीज़ पर, जैसे में गिरगिट कैसे दीवार पर चिपटे हुए रहते हैं। तो एक जीव चिपटा क्रीम होते हैं जो टूटने के बाद भी अपना भाग, ये टूट जाएंगे फिर अपना आकार जैसे रहेंगे ना वैसे ही बना लेंगे। तो गिरगिट का पूंछ ना कुछ समय के लिए कट जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपना भाग वैसे ही बना लेते हैं। तो यह एक जीव चिपटा क्रीम होते हैं जो टूटने के बाद भी अपना भाग पुनः बना लेते हैं, उसे प्लेनेरिया कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आज क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे।